हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षलिंग जीरकपुर से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। इस डिसऑर्डर में जो पर्सन होता है उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, मतलब उसके जो रिश्ते होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। रिश्ते स्थायी नहीं होते, इसका कारण होता है कि पर्सन के जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जब इमोशंस जो होते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं वो चेंज होती है, तो नेचुरल सी बात है कि उस पर्सन का बिहेव यानी कि व्यवहार भी चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इन इमोशंस को, फीलिंग्स को वो पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता और इमीडिएटली रिएक्ट करता है। अभी इमोशंस या जो फीलिंग्स होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती हैं। अगर तो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं तो नेचुरल सी बात है कि सामने वाले इंसान को भगवान बना देगा, भी तू है तो सब कुछ है, अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। जब से तू मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बन गई है, तुम्हें भगवान बना देगा, तुम्हारी प्रशंसा करेगा। जितनी भी प्रशंसा, जितने भी तारीफों के फूल बांधे जाए वो कम है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रशंसा करेगा। तो नेचुरल सी बात है भी, अगर कोई इंसान इतने ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं, खुश है, हैप्पी फील करता है, इंटरेस्ट लेता है रिश्तों में इतने ज़्यादा, मतलब इसलिए इसका रिश्ता जो है बन जाता है, बहुत जल्दी जो है रिश्ते नए बन जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आ गया नेगेटिव थॉट्स, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स हो गई हैं, नेगेटिव इमोशंस हो गए, देन एकदम जैसे हम कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आया है ना, तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मतलब बर्बाद कर दी है। मतलब जितनी भी बुराइयां हो, जितनी भी कमियां हो आपकी, वो सारी मतलब आपके सामने बोल देनी है। तो ये होते हैं नेगेटिव इमोशंस में। और ये नेगेटिव इमोशन इतने ज़्यादा होते हैं कि पर्सन जो है गुस्से में छोड़ के भी चला जाता है, मार पिटाई भी करता है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का रीज़न भी बन जाता है। तो नेगेटिव, बट इसमें ज़्यादातर होते नेगेटिव इमोशंस हैं। हालांकि वो पर्सन जिसको ये डिसऑर्डर है वो सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो इमोशंस होते हैं वो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं। उल्टा वो पर्सन तो ये सोचता है कि, क्योंकि उसको ना एक फीलिंग होती है एम्प्टीनेस की, उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में एक खालीपन है और इस खालीपन को दूर करने के लिए मुझे इस पर्सन की ज़रूरत है। उल्टा उसको, उसके मन में तो फियर ऑफ अपेंडमेंट होता है कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़कर ना चला जाए। अगर ये मुझे छोड़कर चला गया तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाए, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा उस रिश्ते से अटैच्ड होता है कि चौबीसों घंटे, पूरे दिन रात, हर मिनट हर सेकंड ये उस रिश्ते के बारे में ही सोचता है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है उस रिश्ते को लेकर। लेकिन यही ऑब्सेसिवनेस, यही इनसिक्योरिटी उसको जो है रिश्ता तोड़ तोड़ देती है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है कि चौबीसों घंटे हर सेकंड वो चाहता है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ उसी से बात करे, किसी और से बात ना करे, पूरा दिन उसी को इम्पोर्टेंस दे। ठीक है ना। अगर मान लो बाई चांस आप किसी सेम ऑक्यूपेशन में हैं, सेम जगह पे रहते हैं, या इस पर्सन ने बार बार पूरे दिन आपको हर सेकंड में कॉल करते जाना, खुद कॉल करते जाना, अगर आप बिजी हैं किसी और की कॉल अटेंड कर ली, आपको किसी और से बात करते हुए देख लिया, आपकी मीडिया प्रोफाइल चेक की, आपने किसी और को मैसेज किया है, देन इनके अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि ये सामने वाला मुझे छोड़कर चला जाएगा, इसको मेरे से अच्छा कोई और ना मिल जाए। तो इसलिए वो पर्सन क्या है, पूरा दिन इसी बात के बारे में ही सोचता रहता है। इसीलिए फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम। तो पूरा दिन अपने ड्रेसअप के बारे में सोचते रहना, पूरा दिन कि मैं सुंदर कैसे लगूंगी, मैं मेकअप कैसा करूँ, किस तरह से इम्प्रेस करूँ कि सामने वाला पर्सन मुझे छोड़कर ना चला जाए। ठीक है, तो पूरा दिन मतलब इतनी ऑब्सेसिवनेस हो जाती है कि, लेकिन जो दूसरा पर्सन होता है ना, सामने वाला, उसको मतलब एक तरह से कैद खाना लगता है। क्योंकि पूरा दिन उसको कोई फ्रीडम नहीं, कोई आज़ादी नहीं, उसको तो कैद खाना लग रहा है। तो ये रिश्ता फिर धीरे धीरे करके टूट जाता है। इसलिए बार बार इस पर्सन के रिश्ते जो है टूटते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव इमोशंस ही होते हैं। क्योंकि एक बार नया रिश्ता बन गया, शुरू में ठीक है ऑब्सेसिवनेस थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस थे, बहुत प्यार शो किया, बहुत खुशी शो की, रिश्ता तो बन गया। लेकिन बाद में जब नेगेटिव इमोशंस आए, जब इनसिक्योरिटी आई कि ये पर्सन मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो उसके ऑब्सेसिवनेस की वजह से वो रिश्ता जो है फिर खराब हो जाता है, फिर उस रिश्ता टूट जाता है। हालांकि पर्सन उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसके इमोशंस, इसकी फीलिंग्स इसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब जब मान लो कि लड़ाई हो, झगड़ा हो गया, इसके बीच में नेगेटिव इमोशंस आए, तो इसने मारपीट भी की, पिटाई भी की, गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है, और बहुत ही रैश जो है वो ड्राइविंग करता है, या बहुत सारे पैसे लेगा, सारे के सारे पैसे उड़ा के आ जाएगा, या ड्रिंक कर लेगा, या ड्रग एब्यूज़ कर लेगा,
या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द 50 to 80% केसेस में क्या करते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस करते हैं। मतलब अपने अपने जैसे हाथ पे कट्स मार लिए, अपना सिर जो है दीवार के साथ जोड़ जोड़ के मार दिया, या अपना हाथ जला लिया, या मतलब कि सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल करना कि अगर तू चला गया मेरी ज़िंदगी से तो मैं मर जाऊंगा। तो क्या होता है, एक तो ये होता है कि सामने वाले को मतलब कि इमोशनली ब्लैकमेल करना कि मुझे छोड़ के ना जाए, एक सिंपैथी, एक हमदर्दी शो लेना सामने वाले पर्सन की। या ऐसे पर्सन्स में जिनको ये डिसऑर्डर होता है, उनको मतलब कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन मिलती है, कुछ रिलीफ मिलता है। उनको लगता है कि जो इमोशंस जो उनके ऊपर हावी हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ फील करते हैं वो अपने आप को सेल्फ हार्म करके, और अपने आप के मतलब हाथ काट के, या अपना दीवार सिर पे जोर जोर के मार के, या हाथ जला के, इस तरह से उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसलिए ऐसा करते हैं। क्योंकि 80% केसेस में पर्सन ऐसा करते ही करते हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है। दांत से काटेंगे, सामने वाले को धमकी देंगे, या तो मैं मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा, ठीक है ना, इस तरह से रिएक्ट करते हैं। हालांकि ये पर्सन ऐसा चाहता नहीं, लेकिन ये इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे ही इमोशंस और फीलिंग्स चेंज होते हैं, ये एकदम से रिएक्ट कर देता है बिना ये सोचे कि इसका आगे क्या रिजल्ट निकलेगा। तो अगर तो खुश होता है देन फिर तो बहुत ही जॉयफुल होता है, बहुत ही खुश होता है, इंटरेस्ट लेता है, बहुत ही ऐसा लगता है आदर्शवादी जिसको बोलते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, मॉरल वाला इंसान लगता है। लेकिन अगर नेगेटिव इमोशंस हो गए तो इससे बुरा भी कोई इंसान नहीं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, वायलेंस और सैडनेस, दुखी, डिप्रेशन, ग्रीफ, मतलब इतना ज़्यादा मतलब सैड होता है कि उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ही बोझ है। अपने आप को लेके उसको शर्म फील होती है, एम्बेरसमेंट फील होती है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है अपने आप को लेकर जब नेगेटिव इमोशंस इसके अंदर आते हैं। तो अब जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो मतलब कि क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हालांकि बात कोई बहुत बड़ी नहीं, इमोशंस आए इसके अंदर नेगेटिव, तो जैसे क्या होता है कि कई बार अगर बहुत सीवियर स्ट्रेस आता है तो हम कैसा फील करते हैं, हमें लगता है मतलब आसपास की क्या कर रही है क्या ना करे एकदम समझ नहीं आता। मान लो जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो एकदम से हम जब न्यूज़ सुनते हैं पहली बार की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो एकदम मतलब जिस तरह से हमारी जो फीलिंग होती है, जो ग्रीफ की फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग इस इंसान के अंदर होती है। इंसान के अंदर मतलब होती इतना ज़्यादा, मतलब ये नेगेटिवली सोचता है। इसको मतलब आस-पास जो भी हो रहा है उसको कुछ पता नहीं चलता, उसको नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। हालाँकि ऐसी कंडीशन है नहीं, लेकिन ये सोचता नेगेटिव इमोशन जो है उसके ऊपर हावी होते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब ये सीवियर स्ट्रेस में चला जाता है। और अगर ये सीवियर स्ट्रेस लेता है तो नेचुरल सी बात है कि जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, तो कहीं न कहीं पैरानोआ वाली फीलिंग आती है, मतलब कि ये सामने वाले पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं करता है, इसको ट्रस्ट नहीं होता है, उसको लगता है कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, बातों में मुझे बहका रहा है। हालाँकि होता नहीं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस से खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं। और सीवियर स्ट्रेस जब लेता है ये इंसान, इतना ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस, सैडनेस, पैनिक हो जाता है, तो इसमें क्या है कि न्यूरोसिस और साइकोसिस दोनों स्टेट होगी। पहला तो क्या है कि इतने ज़्यादा भारी दुःख की वजह से उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? मतलब रियलिटी में उसको नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ? दूसरा क्या होता है कि डिल्यूजन्स होना स्टार्ट हो जाता है। डिल्यूजन्स मतलब कोई बात करे तो उसको लगता है कि मेरे बारे में ही बात कर रहा है। कोई न्यूज़ आ गई तो उसको लगता है कि मेरे बारे में ही है। हैलुसिनेशन मतलब आवाज़ें जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन इसको सुनाई देती हैं, हैलुसिनेशंस। तो इसीलिए इसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि इसमें न्यूरोसिस के सिम्पटम भी होते हैं और साइकोसिस की भी। मतलब कि वो पर्सन उसको छोड़ के चला जाएगा तो वो इतने ज़्यादा सीवियर ग्रीफ में चला जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। मतलब ऐसे अपनी ज़िंदगी को बोझ समझना स्टार्ट कर देता है, और फिर हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स होते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, रियलिटी में कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी बातें बना लेता है इंसान। तो इस तरह से मतलब इतने ज़्यादा ग्रीफ और सैडनेस की वजह से ऐसा होता है। जब पर्सन के नेगेटिव इमोशंस खत्म होते हैं और वापस वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है, देन उसे फील होता है कि उसने बहुत गलत किया है। देन वो माफ़िया मांगता है, पैर पकड़ता है कि मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन ये पर्सन की जो फीलिंग्स होती है अपने कंट्रोल में नहीं रहती हैं, उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, उसको लगता है कि सामने वाला छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या बनेगा, मतलब वो फिर दोबारा नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो फिर वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, वॉयलेंट हो जाता है, मार पिटाई शुरू कर देता है, अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देता है, ड्रग एब्यूज़ करता है। मतलब ये चीज़ जो होती है ना, इस इंसान के बस में नहीं, उसको लगता है कि सामने वाला मुझे अवॉइड कर रहा है। अब हम कब बोलेंगे कि पर्सन को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? अगर
इन लक्षणों में से 5 लक्षण प्रेजेंट होते हैं तो हम बोल देंगे कि पर्सन को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले के जो रिलेशंस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। और इसमें से कौन से सिम्टम्स होने चाहिए? पहला तो होता है कि उसके मन में कॉन्टिन्यूसली डर जो है वो बना होता है कि सामने वाला पर्सन उसको छोड़ कर ना चला जाए। अब वो रियल भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशंस भी हो सकती हैं। और सेकंड होता है कि उसके इमोशंस और फीलिंग्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। अगर तो पॉजिटिव है तो सारी वैल्यू सामने वाले को दे देता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत वैल्यूज़ करता है उसकी, ठीक है। अगर नेगेटिव होते हैं तो बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं करता, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर उसको बना देता है। और खुद की आइडेंटिटी को लेके वो कंफ्यूज रहता है क्योंकि वो खुद अपने इमोशंस और फीलिंग्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इम्पल्सिविटी मतलब अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है, सेल्फ हार्म करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस करता है, कभी हाथ काट लेता है, कभी सिर मारता है दीवार पे, है ना। और सेकंड होता है कि एकदम गुस्सा आया तो घर से भाग जाएगा, गाड़ी बहुत तेज चलाएगा, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह खाना शुरू कर देगा। इस तरह से मतलब रिएक्ट करता है वो अपने मतलब जो भी उसके इमोशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और सुसाइडल बिहेवियर होता है, हालांकि सुसाइड करता नहीं है, करेगा नहीं, मतलब उतना ही करेगा जितना कि सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल करना है, मतलब या फिर अपनी जो उसको इस तरह से करके उसको खुद को रिलीफ फील होता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है उसके इमोशंस जो भी उसके ऊपर हावी हो रहे होते हैं उसको लगता है थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है उसको, खुद को हार्म करके, मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट करके, खुद को नुकसान पहुंचा के उसको रिलीफ मिलता है, इसलिए वो इस तरह से करता है। एक खालीपन की फीलिंग जो है कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर बनी रहती है, मतलब फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है। अगर पॉजिटिव फीलिंग है, पॉजिटिव इमोशंस है तो इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन अगर नेगेटिव इमोशंस हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एंगर हो जाता है, वॉयलेंट होता है, इवन तक गुस्सा आ जाए तो जॉब छोड़ के चला जाता है। जैसे मान लीजिए अभी जॉब पे बैठा है लेकिन उसको नेगेटिव इमोशंस हुए तो एकदम से जॉब छोड़ के चला जाएगा, किसी रिश्ते में है तो रिश्ता छोड़ के चला जाएगा। और मार पिटाई करता है, मतलब अपनी इम्पल्सिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता, नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो मार पिटाई करता है फिजिकली, मतलब लड़ाई झगड़ा करता है। तो इमोशंस कुछ घंटे तक भी रह सकते हैं, कुछ दिनों तक भी रह सकते हैं। और फिर मान लीजिए अगर पॉजिटिव इमोशंस है तो कुछ दिनों तक पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, फिर कुछ दिनों तक नेगेटिव इमोशंस रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह पॉजिटिव इमोशंस थे, शाम को नेगेटिव इमोशंस हो गए, मतलब डेज के हिसाब से भी हो सकता है, आज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि मूड जो है इमोशंस के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो इसलिए इसमें सैड वाला जो दुखी वाला है, पॉजिटिव इमोशन तो बहुत खुशी का मूड हो जाता है, नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा ग्रीफ, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन वाला मूड हो जाता है। पैरानॉइड आइडियाज होते हैं, मतलब कि सामने वाले के ऊपर विश्वास ना करना, उसके ऊपर शक करना, ऐसा लगना कि हाँ सामने वाला मुझे बातों में बहका रहा है। और जब सीवियर स्ट्रेस हो जाता है तो पर्सन को जो रियलिटी है ना, उसमें फर्क नजर नहीं आता कि कौन सी चीज रियल है और कौन सी चीज रियल नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है, इतना ज्यादा मतलब ग्रीफ में चला जाता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि न्यूरोसिस और साइकोसिस दोनों तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं, अपनी आप की आइडेंटिटी उसको पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। या फिर डिल्यूजन्स होती हैं कि कोई भी बात अगर आसपास हो रही है उसके बारे में ऐसा सोच लेना जो नहीं है, कोई न्यूज़ शो चल रही है तो मेरे बारे में है, कोई बोल रहा है तो मेरे बारे में बोल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स हैं, हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, कानों में आवाज़ें आती हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जब सीवियर स्ट्रेस हो जाता है ना तब आते हैं इस तरह के सिम्टम्स। इसीलिए इसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। बाकी अगर हम कारण की बात करें तो ज़्यादातर जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है सब में ये है कि जेनेटिक रीजंस होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, इन्वायरमेंटल रीजंस होते हैं, पर्सन का खुद की थिंकिंग कैसी है, बचपन से लेके अब तक से किस तरह की जो भी सिचुएशंस रही हैं, उसके लाइफस्टाइल्स रहे हैं, है ना, वो उस सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑलमोस्ट सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से में डिटेल्स लेकर, हिस्ट्री लेकर ही पता चलता है कि क्या रीज़न है। मतलब रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बचपन से लेके अब तक सबके ही लाइफस्टाइल डिफरेंट है। अगर हम देखें कि सब पर्सन की बचपन से लेके अब तक की सबकी ही लाइफ हिस्ट्री जो होती है डिफरेंट होती है, किसी की भी सेम नहीं होती, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, पेरेंट्स जो पेरेंटिंग का स्टाइल होता है, सबके पेरेंट्स अलग तरह से अपने बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं, अलग तरह से बच्चे के बाय बर्थ भी गुण जो है सबके अलग तरह से होते हैं, कोई गुस्से वाला होता है, कोई खुश रहने वाला होता है, कोई छोटी सी बात पे
बिगड़ जाता है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है रीज़न, वो डिपेंड करता है डिटेल्स के ऊपर ही। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बताने की, जो कि क्लस्टर बी में आते हैं। क्योंकि क्लस्टर बी में वो वाले प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें कि इंसान के इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते, उसके बिहेव जो होते हैं बहुत ड्रामेटिकली होते हैं, मतलब ड्रामेबाज टाइप जैसे कहते हैं। जैसे कोई एक्टर होता है कि थोड़ी देर के लिए उसने एक्टिंग की, फिर एक्टिंग करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर अपना रोल खत्म हो जाता है, देन फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसी तरह से पर्सन जितने भी क्लस्टर बी में आते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि थोड़ी देर के लिए उनको खुद पता नहीं होता, उनके इमोशंस फीलिंग के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिएक्ट करते हैं और सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वैसे एक्चुअल में वैसा होता नहीं कुछ भी। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।